नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज की क्लास में हम करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। DSSB हो, BPSC हो या NTA NET की परीक्षा हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक वन क्षेत्रवर्ती से उठकर ही हम कर सकते हैं जन राष्ट्र संगठन। जो ये पंक्ति है मैं कुंजी कहता हिंदी को कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और मैंने उन्हीं प्रश्नों को आज की क्लास में लिया हुआ है जो कि कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। तो देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत की जो ये पंक्ति है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है और किस रचना से ली गई है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लोकायतन की जो पंक्ति है और ये भी पूछा और आप लोगों को ये बताना है जो सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है लोकायतन, इस पर इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, क्योंकि लोकायतन रचना पर सुमित्रानंदन पंत को जो है एक पुरस्कार मिला हुआ है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उस पुरस्कार का नाम लिखना है। और 1968 ईस्वी में जो है सुमित्रानंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित किया उनकी रचना चिदम्बरा पर। चिदम्बरा ये आपको ध्यान रखना है, चिदम्बरा पर तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 में, लेकिन लोकायतन पर इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो, ये भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस उसकी मुक्ति नहीं है। किस आलोचक का ये कथन है? तो ये जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का है। बढ़ते हैं आगे, ये एक कथन और, क्योंकि आप सभी को पता है कथनों से संबंधित अधिक परीक्षा में आजकल प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, इसलिए हम कथन और पंक्तियों को भी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अधिक अभ्यास करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जो है एक भी कथन और पंक्तियाँ परीक्षा में अगर आ जाए कोई भी तो आप आसानी से उसका सही आंसर कर सको। तो प्रश्न नंबर 3 पर देखते हैं हम। प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। काफ़ी बार ये पंक्ति हम पढ़ चुके हैं, आप सभी को रट गई होगी कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि यही जो है साहित्य का इतिहास कहलाएगा, कि वहाँ की जो प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति यानी कि जनता के हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रही है उन्हीं का जो है संचित प्रतिबिंब वहाँ का जो साहित्य होता है। हर एक देश का अपना प्रत्येक देश का अपना अलग अलग साहित्य होता है। तो साहित्य की परिभाषा उन्होंने दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे जो है जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है, मतलब बदलते जाते हैं, इसी तरह जो है साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक बात है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारतेंदु की भाषा के बारे में जो है भाषा और साहित्य, जो भारतेंदु जी का जो भाषा का प्रभाव था वो किस प्रकार से भाषा और साहित्य पर
भारतेंदु का प्रभाव पड़ा, ये बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है कि गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छंद रूप दिया है भारतेंदु जी ने। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ये भी कथन से संबंधित है। विद्यापति शैव थे, इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही की और भक्त के रूप में नहीं। और जो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि विद्यापति शैव थे। कई लोग जो है इनकी रचना को, जो इनकी पदावली रचना है उनको पढ़ करके उन्हें भ्रमित हो जाता है कि विद्यापति वैष्णव थे, क्योंकि वैष्णव जो है कृष्ण की भक्ति करते थे। इसी तरह सभी को लगता है कि विद्यापति वैष्णव थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के अनुसार ये कहा है कि विद्यापति जो है शैव थे। उन्होंने इन पदों की जो श्रृंगार काव्य की दृष्टि, जो इन पदों की जो रचना है श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, ना कि उन्होंने ये कृष्ण भक्त के रूप में उन्होंने की है। श्रृंगार काव्य की दृष्टि से कि इन्होंने इस पदों की रचना की है, भक्त के रूप में इन्होंने नहीं की। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति जी के संबंध में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार, यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं, वह विश्वव्यापी है। यह कथन किसका है? तो उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं, वह विश्वव्यापी है। यह जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया। बढ़ते हैं आगे, सुमित्रा नंदन पंत जो है आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? जो सुमित्रा नंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक मानी जाती है? यानी सुमित्रा नंदन पंत नामक पुस्तक है एक आलोचनात्मक, तो ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर नगेंद्र जी की है। पढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं, श्री कृष्ण के साथ उनका केवल युवा काल का संबंध ही नहीं, वे परकीय नायिका भी नहीं है। तो ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि सूरदास की जो राधा है केवल विलासिनी नहीं है, श्री कृष्ण के साथ उनका केवल युवा काल का संबंध नहीं है, वे प्रक्रिया नायिका भी नहीं है। तो ये जो बात कही है सूरदास जी की नायिका के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है। तो साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ये जो पंक्तियाँ है ये आप लोगों को कहीं पर भी एक पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कई पुस्तकों के कई जगह के नोट्स को मैंने जो है तैयार करके यहाँ पर आपके सामने लाई हूँ, ताकि आप लोगों की परीक्षा में अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ही जो नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर हम 10 देख लेते हैं। जीवनी परक आलोचना महापुराण निराला एवं महियसी महादेवी किसने लिखी? तो जीवनी परक जो आलोचना है वो महापुराण निराला और जो है महियसी महादेवी नामक जो आलोचनात्मक कीर्ति लिखी गई है जीवनी परक, वो लिखी है गंगा प्रसाद पांडे ने। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार माने जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है, महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? तो आधुनिक युग के चरण कौन माने जाते हैं? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या रही है? तो उनकी मुख्य भाषा जो है खड़ी बोली मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 15। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए? तो रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य पूछ लिया जाए तो रामचरितमानस है। और अवधी भाषा का जो है
प्रथम महाकाव्य पूछ लिया जाए तो आपको चंदायन लगाना है। सर्वाधिक लोकप्रिय पूछ लिया जाए तो रामचरितमानस को लगाना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? तो सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माने जाते हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ की जगह पूछ लिया जाए सर्वप्रथम, अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त कवि कौन माने जाते हैं? तो वे माने जाते हैं कुंभन दास जी। कुंभन दास, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो अतीत के चलचित्र जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का कालिदास, स्वयंभू जी को कहा जाता है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, स्वयंभू ने जो है स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है, पुण्य को जो है शिव सिंह सेंगर ने माना है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने माने हैं। तो हम प्रश्न उत्तरों के साथ ही सभी तथ्यों को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं? तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरणाचार्य रहे हैं हेमचंद्र जी, जिसका जो रचना है शब्दानुशासन नामक इन्होंने अपना व्याकरण ग्रंथ लिखा है अपभ्रंश भाषा में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य से ली गई है? तो यशोधरा काव्य से ली गई है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रसिद्ध काव्य है। उसके बाद बात करें अगला प्रश्न नंबर 21, छायावाद के आधारस्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? तो छायावाद का आधारस्तंभ नामक जो पुस्तक है वो है गंगा प्रसाद पांडे जी की। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22, जवाहरलाल नेहरू एक मध्य बिंदु, नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व, नेहरू की अनुभूतियाँ नामक निबंध किसने लिखी? तो ये निबंध जो है ये शांति प्रिय द्विवेदी जी के हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23, छायावाद की करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक शरववाद किसने कहा है? तो ये जो छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के मध्यम में व्यक्त होने वाला भावात्मक शरववाद कहने वाली जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा जी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, अरविंद दर्शन एवं अंतश्चेतनावादी का प्रभावी विश्लेषण पंथ की किस भूमिका में प्रकट होता है? तो ये इनकी जो रचना है उत्तरा की भूमिका में ये अरविंद दर्शन और अंतश्चेतना का प्रभाव विश्लेषण प्रकट होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25, किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताने वाला जो कवि है वो है जयशंकर प्रसाद जी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26, हमारी शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो वल्लभाचार्य जी। सूफी रचना अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? नूर मोहम्मद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी और एक रचना और है उनकी काफ़ी बार पूछी जाती है परीक्षा में, इंद्रावती। दोनों के रचना जो कार जो है नूर मोहम्मद जी हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपण ग्रंथ रास पंचदाई के लेखक कौन माने जाते हैं? तो रास पंचदाई काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है, वेरी इम्पोर्टेंट है, तो नंददास जी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 29, प्रथम सूफी प्रेम आख्यान का वह माना जाता है कौन सा? इनमें से प्रथम सूफी प्रेम आख्यान काव्य कौन सा माना जाता है? तो चंदायन को हम कहेंगे। और इनके जो रचनाकार है वे है मुल्ला दाऊद। बढ़ते हैं आगे। अगला अवधी भाषा में लिखा गया देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? तो वारकरी संप्रदाय के
प्रवर्तक माने जाते हैं? ज्ञानदेव जी। ज्ञानदेव जी वारकरी संप्रदाय का जो प्रवर्तन ज्ञानदेव जी को माना जाता है। वैसे पुंडरीक कवि ने वारकरी संप्रदाय की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत ये वारकरी संप्रदाय में 4 महाराष्ट्र के प्रमुख विद्वान शामिल हुए थे। नामदेव, ज्ञानदेव। कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से जो संत कवि का महाराष्ट्र से संबंध नहीं है? नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और एक है तुकाराम। ये आपको ध्यान रखना है। चारों विद्वानों का नाम पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 31। गोरा प्रसिद्ध रचना जो गोरा एक प्रसिद्ध रचना है वो किसकी है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। मृगनयनी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा जी माने जाते हैं मृगनयनी के लेखक। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33। भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 34। मैला आंचल किसकी कीर्ति है? फणीश्वर नाथ रेणु की, जो कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। बढ़ते हैं आगे और जो इसका सन है वो है 1954। पढ़ते हैं आगे। गणदेवता किसकी रचना है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की है। चरित्रहीन किसकी रचना है? तो शरद चंद्र चटर्जी की रचना है चरित्रहीन। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न नंबर 37। मुग़ल शहजादी में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखी है? तो ये लिखी है गुलबदन बेगम जी ने। हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। उसके बाद संस्कृत ग्रंथ है अष्टाध्यायी का संबंध है जो व्याकरण से। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन रहा है बीजक, जिसमें कि कबीरदास की सभी रचनाएं संग्रहित है। साखी शबद और रामायणी तीनों के तीनों। बढ़ते हैं आगे। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई संस्कृत में। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम माना जाता है जय संहिता। उसके बाद बाबरनामा मूल रूप से लिखा है तुर्की भाषा में। और अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? वो है राजनीति पर। और कबीर के दोहों का संग्रह है का नाम बताइए? तो बीजक। उसके बाद कालिदास कृत मालविका मित्रम जो ये रचना है इनकी, ये एक प्रकार से इनका नाटक है। उसके बाद बात करें युगवाणी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत जी। सूरसागर के रचयिता कौन माने जाते हैं? सूरदास जी। सतसई के रचनाकार कौन है? तो बिहारी। उसके बाद प्रिय प्रवास के लेखक कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। बढ़ते हैं आगे। यशोधरा पुस्तक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में दूध है आँखों में पानी, तो पंक्ति हमने देखी थी, तो देख लेते हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी। कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद कृष्ण लीला का पहला संस्कृत काव्य कौन सा माना जाता है? कृष्ण लीला का पहला संस्कृत काव्य माना जाता है गीत गोविंद, जो कि संस्कृत विद्वान जयदेव जी ने लिखा है। इसी का जो अनुकरण करके, इसी को आधार बना करके विद्यापति ने अपनी पदावली की रचना भी की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 59। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के लेखक कौन माने जाते हैं? वे माने जाते हैं भगवती प्रसाद सिंह। उसके बाद कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय कौन सा माना जाता है? तो वो संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। सत्यनारायण कविरत्न कृत रचना का नाम बताइए? तो भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न रचना है। उसके सत्यनारायण कविरत्न द्वारा रचित रचना का नाम जो है भ्रमर दूत है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रय काव्य का प्रथम कवि माना है कुतुब्बन को। अलग अलग विद्वानों ने जो है प्रेमाश्रय काव्य के प्रथम कवि को अलग अलग
कवियों को माना है। किसी ने जो है मुल्ला दाऊद को माना है, तो किसी ने कुतुबुन को माना है। तो एक एक को हम जो है डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी प्रश्न उत्तरों के माध्यम से बार बार रिवाइज कर लेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 64, हिंदी में प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वे माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा जी को माना जाता है। भाई हिंदी के मैंने बताया था, सर्वमान्य तौर पर अगर हिंदी का प्रथम कवि पूछ लिया जाए, इस प्रकार प्रश्न आ जाए हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सिद्ध कवि सरहप्पा जी को माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि, जिसकी जो कि 9वीं शताब्दी के कवि रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए जो किसने माना, तो विद्वान का नाम पूछ लिया जाए तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। आई होप आप समझ रहे हो, सांस्कृत्यायन। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने जो है हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना, और सरहप्पा को सर्वमान्य भी इसी को माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि। वैसे स्वयंभू को माना राम कुमार वर्मा ने, अब्दुल रहमान को माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पुष्य व पुण्य कवि को माना शिव सिंह सिंगर ने। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं, तो गद्यकार कौन माने जाते हैं, वे माने जाते हैं लल्लू लाल जी, इन्होंने प्रेम सागर की रचना की। बढ़ते हैं आगे, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन रहे, गीत लेखक माने जाते हैं विद्यापति जी। हिंदी के सर्वप्रथम हिंदी का जो सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है सुधावर्षण, जो कि श्याम सुंदर सेन जी द्वारा संपादित किया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, अगर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो भाई उद्दंड मार्तंड को माना जाता है, जो कि ये साप्ताहिक तौर पर निकाला गया था, साप्ताहिक था। और लेकिन दैनिक की बात पूछ ली जाए तो ये है सुधावर्षण, ये आपको ध्यान रखना है। और समाचार ये उद्दंड मार्तंड जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, इनके जो संपादक रहे थे वे जुगल किशोर जी रहे थे। बढ़ते हैं आगे, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, महादेवी वर्मा जी। ये प्रश्न हमारा आ चुका है पहले। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र जी रहे हैं। ये प्रश्न हमारे आ गए भाई, एक पर 2-3 प्रश्न हमारे रिपीट हो गए, तो कोई बात नहीं। बढ़ते हैं आगे, हम ये हलाल मत भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, जो ये पंक्ति है ये रसलीन की है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर और देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं देते हो, तो इसलिए आज मैंने 2 प्रश्न आप लोगों से पूछा है। एक पहला प्रश्न की बिल्कुल शुरुआत में पूछ लिया था, लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि रसलीन का वास्तविक नाम बताइए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उन्हीं प्रश्नों को मैंने आज की क्लास में लिया हुआ है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही हमने आज की क्लास में शामिल किया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 75 अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो आप सभी को पता है खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई अमीर खुसरो जी ने। ये रामचरितमानस, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। बढ़ते हैं आगे, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त ये है सूरदास जी। आंसू के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, क्षेत्र विशेष से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की, वो की सूर, तुलसी, जयसी। इन 3 महाकवियों की जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध त्रिवेणी में इनकी समीक्षाएं प्रस्तुत की है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 आत्मजयी के रचयिता कौन है। तो कुंवर नारायण जी। उसके बाद आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट।
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए। तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो है साहित्यकार अज्ञे का पूरा नाम है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 85। सिद्धों द्वारा जो उद्धृत रचनाएं हैं की काव्य भाषा क्या है? तो सिद्धों द्वारा जो रची गई रचनाओं की काव्य भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी कहा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। सिद्धों की भाषा कौन सी मानी जाती है? जिसे हम सांध्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 86। सुंदर परम किशोर व्यय करम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। जो ये पंक्ति है किस रचनाकार की है? तो सूरदास जी द्वारा रचित पंक्ति है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 87। सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सुहाग के नूपुर जो रचना है उसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर जी। उसके बाद आगे देख लेते हैं। सूरदास के गुरु का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य जी। रीति का वह कौन सा कवि है जो अपने एकमात्र कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का वह जो कवि है बिहारी। इन्होंने जो है बिहारी सतसई की रचना करके हिंदी में अमर हो गए। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 90। भाई देख लेते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी इस पंक्ति के रचनाकार रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं। लोग है लागी कवित बनावत मोहे तो मेरे। कवित बनावत पंक्ति के रचयिता घनानंद जी हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी उषा प्रियवंदा जी की जो है प्रियवंदा। एक सेकंड भाई, आई होप आप समझ रहे होंगे। उषा प्रियवंदा की जो है एक कहानी विधा की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न भाई प्रश्न नंबर 94। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो 57 ईस्वी में विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ। अगर हम ईस्वी में जो है 57 प्लस कर देते हैं तो हमारा विक्रम संवत आ जाता है। अगर हम ईस्वी में 57 माइनस कर दे विक्रमी संवत में जो है हम 57 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ईस्वी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा विद्यापति की पदावली की भाषा बताइए। तो विद्यापति की जो पदावली है उस रचना की भाषा है मैथिली भाषा में इन्होंने ये रचना लिखी है। और इनकी जो विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपता का है वे अवहट भाषा में लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद बरदाई जी। उसके बाद देख लेते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी मानी जाती है? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी जो ये 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं हिंदी की। उसके बाद बात करें आगे। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास किससे हुआ? तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। उसके बाद बात करें आगे। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी जो बोलियाँ आती है वे आती है कोरवी, जिसे हम जो है खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है भाई कि कोरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम बताइए, तो कोरवी। और ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी ये सभी की सभी पश्चिमी हिंदी उपभाषाओं के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 100। दक्षिणी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की वह बोली जो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से बाहर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के आसपास बोली जाती है। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से बाहर जो है मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के आसपास बोली जाती है वो है दक्कनी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। हरियाणवी, कोरवी और दक्कनी बोलियाँ आकार बहुला बोलियाँ हैं। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये ओकार बहुला बोलियाँ हैं। आकार और ओकार बहुला
बोलियाँ क्या होती है भाई? जिस बोली की जो बाद में ध्वनि आ से समाप्त होती है और जिसमें ओ से समाप्त होती है। जैसे हमारी जो बोली है कर लियो, ओ आ जाता है बाद में, खा लियो, पी लियो, घूम लियो। तो इसी तरह जो ओ की मात्रा से समाप्त होती है, जो बोली है ओ की ध्वनि से समाप्त होती है, वे होती है हमारी ओकार बहुला बोली। और जैसे कि आकार बहुला के अंतर्गत आ जाती है, जैसे खाना खा लिया, पढ़ लिया, जिसमें आ की ध्वनि बाद में आ जाए, वो होती है आकार बहुला बोली। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 102। हरियाणवी, कोरवी और दक्षिणी बोली पंजाबी का प्रभाव अधिक है। इन बोलियों पर पंजाबी बोली का अधिक प्रभाव है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बुंदेली और कन्नौजी ब्रज भाषा का ही जो उपबोलियाँ हैं, तो बुंदेली और कन्नौजी को ब्रज भाषा की ही उपबोली मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 104। छत्तीसगढ़ की बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है, जिसे लरिया या खलाटी भी कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। छत्तीसगढ़ी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से के दक्षिण से हुआ। तो छत्तीस बोली का विकास जो है, छत्तीसगढ़ी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ। ये भी पूछा जा सकता है भाई, अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी जो पूर्वी हिंदी निकली, उनमें से जो है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसका किस जो अपभ्रंश से हुआ? तो दक्षिणी रूप से हुआ। अर्धमागधी के किस रूप से हुआ? तो दक्षिणी रूप से। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 106। डॉक्टर बाबू राम सक्सेना ने बघेली को अवधी की उपबोली माना है। तो बाबू राम सक्सेना ने किस बोली को बघेली की उपबोली माना है? तो बघेली को अवधी का उपबोली माना है। किन्होंने? बाबू राम सक्सेना ने। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। बघेली को उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप से हुआ। तो बघेली का जो उद्भव है वो अर्धमागधी अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप से माना जाता है। उसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहते हैं। बघेली को क्या कहा जाता है? दक्षिण अवधी भी कहा जाता है। और इस बोली का क्षेत्र रीवा है, अतः रीवाई भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, जो बघेली का जो है दक्षिणी अवधी किस बोली को कहा जाता है, या भाई रीवाई का किसको कहा जाता है, या फिर रीवाई को बघेली को और अन्य को किन किन नामों से जाना जाता है? तो दक्षिण अवधी और रीवाई, ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में हमने संपूर्ण हिंदी से संबंधित, जिसमें कि भाषा विज्ञान के भी कुछ प्रश्नों को इंक्लूड किया है, कथनों को, पंक्तियों को, सभी को जो है 100+ प्रश्नों को आज की क्लास में हमने करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से हर रोज़ हमारी जो हिंदी विषय से संबंधित, जो हिंदी साहित्य से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमारी क्लासेज चलती रहेगी। हर रोज़ जो है हम हिंदी विषय से संबंधित अब परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर रोज़ जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अधिक से अधिक आप लोगों को पता है, अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ साथ जो है हम डिटेल से भी तथ्यों को समझने की, कंटेंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हर रोज़ आपको हिंदी विषय से संबंधित तैयारी के लिए इस चैनल के माध्यम से जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों के सीरीज़ मिलती रहेगी। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम करते रहेंगे, और जो है MCQs के आधार पर भी बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ जो हमारी प्रश्नों की सीरीज़ चली हुई है, उसमें एक एक प्रश्नों को जो है बिल्कुल डिटेल से चर्चा करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि NTA NET और TGT PGT परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना, ताकि मुझे भी जो है आपके लाइक और कमेंट देख करके मुझे भी ये पता चल जाए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, पसंद आती है नहीं आती। और तो इससे मुझे, अगर
आप लोग का लाइक और कमेंट आता है तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे द्वारा कराई गई मेहनत जो है, तैयारी जो है, बच्चों को क्वेश्चन पसंद आ रही है। और इसी तरह मुझे जो है और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आना है। तो इसी प्रकार हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो अंत में फिर मैं एक बार से फिर कहना चाहूँगी आपको, भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।